प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने यानी कि पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के, माइक्रोब्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे। वो हमारे लिए किस तरह से फ्रेंड हो सकते हैं वो हमने पढ़ा। हमने उनके यूजेस पढ़े। हमने जाना कि माइक्रोब्स हमारे लिए डीकम्पोजिशन प्रोसेस में, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अपघटन प्रक्रिया में काम आते हैं। सूक्ष्म जीव वाणिज्यिक कुछ प्रोडक्ट बनाने में, उत्पाद बनाने में काम आते हैं। जैसे शराब की बात करी थी हमने, एसिटिक एसिड की बात करी थी, सिरके की, वो बनाने के काम आते हैं। कृषि में मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने में हमारी मित्रता है उनके साथ। हमने ये पढ़ा घरेलू कुछ उत्पाद जो हम रोज यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे दही बनाने के काम में, पनीर बनाने के काम में, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सब बनाने में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं। और मुझे तो लगता है कि इनके बिना ऐसे प्रोडक्ट बनना काफी मुश्किल होगा। और अदर्स की बात करें तो एक हमने और प्रयोग पढ़ा औषधियों के रूप में, दवा के रूप में। हमने वहां पर प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स की बात करी थी। मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स के रूप में हमें माइक्रोब्स काम आते हैं और वहाँ हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो हमारे जीवन में एज ए फ्रेंड के रूप में माइक्रोब्स का। तो हमने वहाँ पढ़ा पेनिसिलिन के बारे में, और पेनिसिलिन से हमने एंटीबायोटिक की बात करी, पेनिसिलिन जो फंगस से हमें मिली, कवक से हमें मिली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हमने पढ़े। अब दवा की बात चली तो रिसेंटली भी हम एक बीमारी के कांटेक्ट में आए हुए हैं, दैट इज कोरोना, यानी कि कोविड-19 वायरस की वजह से जो हमें हो रही है वो, और भयंकर रूप से फैल रही है। और सबसे बड़ा जो साइंस है वो इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कोरोना से बचने की दवाई खोजी जाए, वैक्सीन खोजी जाए। आप सुन रहे हैं, समाचारों में भी आ रहा है कि वैक्सीन के ट्रायल लिए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल लिए जा रहे हैं, आदमियों पर ट्राई करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे जानवरों पर कोशिश की जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से निजात पा सकें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब दवा की बात चली तो उसकी वैक्सीन की भी बात चली, और वैक्सीन की बात चली तो हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हिंदी में हम कहेंगे टीकाकरण। जैसे हमने पोलियो की वैक्सीन हमने बनाई, ओरल जो आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, वो वैक्सीन है एक टाइप से, और वो आप में पोलियो के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ताकि आप पोलियो आपको ना हो। क्या ऐसा हमें कोई अदृश्य शक्ति ने बताया या हमने खोज करी? और सबसे पहले इन तरीकों के बारे में कि कोई ऐसी दवाई बनाई जाए जो रोग के होने से पहले ही हमें उसके प्रति प्रतिरोधक बना दे, उसके प्रति हम प्रतिरोधक हो जाएं, यानी कि हमें वो बीमारी हो ही ना पाए, कि जैसे हमने पोलियो की दवाई पी है तो हमें पोलियो नहीं हो सकता। ऐसा सोचने वाला वो महान व्यक्ति कोई था तो कौन था, उसके बारे में बात करते हैं। 1798 में चेचक काफी रूप में फैला हुआ था, जैसा कि आज कोरोना फैला हुआ है। और उस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिसर्च चल रही थी, शोध कार्य चल रहे थे। एडवर्ड जेनर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये महान व्यक्ति, इन्होंने चेचक के लिए सबसे पहले ये सोचा कि जिन की शरीर में चेचक के दाने हैं, पैदा हो रहे हैं, चेचक जिनमें पैदा हो रही है, स्मॉल पॉक्स, वहां से अगर थोड़ा मात्रा में कल्चर ले लिया जाए और उसको दूसरे में किसी हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर दिया जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसमें रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। और उसको इंजेक्शन के द्वारा, टीके के द्वारा दूसरे लोगों में डाल करके परीक्षण किया जाने लगा, और उन्होंने देखा कि यह प्रयोग सही सिद्ध हो रहा है। यानी कि एक तरीका जिससे आप दूसरे प्रकार के रोगों से, रोग होने से पहले ही बच सकते हैं, ऐसा तरीका कहलाता है टीकाकरण। और सबसे पहला जो टीके की खोज हुई वो किसने करी? एडवर्ड जेनर ने। और किसके लिए करी? चेचक के लिए करी। कब करी?
1798 में। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज यहाँ हुई, जिसकी खोज में आज भी हम हैं कि आज हम कोरोना के टीके की खोज में हैं, और अलग अलग बीमारी के लिए ये इंजेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ बात है एक डेफिनेशन की कि वैक्सीन क्या है, टीका क्या है, वैक्सीन क्या है, टीका क्या, और क्यों लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पा लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु जाता है, सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर उसके प्रति लड़ने की कोशिश करता है, और यदि हमारा शरीर उस रोगाणु पर लड़ करके उसको हरा देता है, उसके साथ लड़ाई में उसको हरा देता है, उसको डिफीट कर देता है, तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस रोगाणु के प्रति उत्पन्न हो जाती है, और भविष्य में यदि ऐसा रोगाणु दोबारा आता है हमारे शरीर में, तो हम उससे लड़ करके हम उसको मार देते हैं, हमारा शरीर उस पर पार पा लेता है, यानी कि हम बीमार नहीं होंगे। तो क्या लिखता है, रोग कारक सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में जब भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी यानी कि कुछ प्रोटीन बनते हैं प्रतिरक्षी, और शरीर उसको याद भी रखता है कि हमने कौन सी एंटीबॉडी बनाई। तो जैसे ही एक बार अंदर गया, एंटीबॉडीज यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर में बन गया, और बनने के बाद हमारा शरीर उसको याद रखेगा, और जब सूक्ष्म जीव पुनः प्रवेश करता है तो उसे पता होता है कि कैसे लड़ा जाए। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा शरीर खुद ही पैदा कर सकता है, परंतु कुछ रोगाणु इतने पोटेंट होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे शरीर को जीतने नहीं देते, तो जिसकी वजह से वो रोग ज्यादा फैलता है। पर जैसे जैसे यदि हम उस शक्तिशाली जीव को थोड़ा मृत करके या उसको थोड़ा निष्क्रिय करके हमारे शरीर में डाल दें, निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए, तो हमारी कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेंगी जो रोग कारक को नष्ट कर देती है। और ये ही तरीका है जिससे हम बच सकते हैं रोग से। जो पोलियो की दवाई हमें पिलाई जाती है उसमें पोलियो का ही रोग कारक होता है जो निष्क्रिय होता है, कम क्रिय होता है। तो हमारे शरीर में वो रोग पैदा नहीं कर सकता, परंतु हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षी वो प्रोटीन पैदा कर सकता है और उसको याद रख लेता है। और जब ज्यादा ताकतवर रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर दुगने उत्साह के साथ उसको मार देता है, यानी कि अब हमें वो रोगाणु रोग नहीं कर सकता। यानी कि इसकी वजह से रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इसे हम कहते हैं टीका या वैक्सीन। तो ये जो मैंने अंडरलाइन की है ये बातें आपको टीके के बारे में बताती हैं। इसी तरह आपको यहाँ पोलियो के टीके के बारे में बताया गया है, और ऐसे बहुत सारे टीके जो आपके स्कूल में आपको लगते रहते हैं। खसरे का टीका जो आपको मीजल्स यानी कि खसरे से बचाता है, और हमारे नियर अबाउट जो नागरिक हॉस्पिटल्स हैं, सिविल अस्पताल हैं या आपके कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहां पर आपको ऐसे टीके मौजूद हैं जो आपको दवाइयां पिलाई जाती हैं और इंजेक्शन दिए जाते हैं। और अमिताभ बच्चन का तो आपको याद ही है पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की। तो जो दिया जाता है पोलियो ड्रॉप, वो भी क्या है, एक प्रकार का टीका है, वैक्सीन है। टीके का मतलब केवल इंजेक्शन नहीं है जो शरीर में सुई के द्वारा प्रविष्ट करवाया जाए। टीके का मतलब यहाँ तरीका है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा। ऐसे ही चेचक के विरुद्ध भी पूरे विश्व में ऐसा ही अभियान चला था, जिसकी वजह से आज चेचक बहुत कम लोगों को होता है, उन्मूलन हो गया। ऐसे पोलियो हमारे भारत देश से उन्मूलन हो गया, उसका निकल गया पोलियो, यानी कि हमने उसको उखाड़ फेंका। अब पोलियो हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है। पहले भारत में पोलियो बहुत ज्यादा फैलता था, और अब तो उसके केस है ही नहीं। काफी पिछले 5-7 सालों से तो कोई केस नहीं है। यानी कि WHO ने भी कह दिया कि भारत में पोलियो नहीं हो सकता। किस वजह से? पोलियो की वैक्सीन लगातार बच्चों को पिलाने की वजह से। तो वो जरूर पीनी चाहिए, ऐसे इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए, वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। एक तो ये बात याद रखेंगे।
नेक्स्ट है माइक्रोब्स का एक और उपयोग हमारे जीवन में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसको फिक्स करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उससे हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है। और ऐसे जीवाणुओं को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीक कारक कहते हैं। ये नाइट्रोजन, क्या बात है कि नाइट्रोजन तो हमारे पर्यावरण में 78% है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो फिर पौधों को जीवाणुओं की आवश्यकता क्यों है नाइट्रोजन लेने के लिए? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है, इसको हमारा प्लांट या पौधे या फसल इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकती जब तक ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में ना बदल जाए या नाइट्राइट में ना बदल जाए या अमोनियम आयन में ना बदल जाए। हमारे जो प्लांट्स हैं, जो फसल है, वो इनके रूप में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकती है, ना कि N2 के रूप में। तो एक नाइट्रोजन के एक बहुत बड़े भंडार के अंदर होने के बावजूद भी पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में चाहिए। और ऐसा करने वाले कौन हैं? कुछ जीवाणु हैं जो ऐसा करते हैं, यानी कि वहां पर वो हमें नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रेट में बदल करके, नाइट्राइट में बदलकर या अमोनियम आयन में बदल करके उपलब्ध करवाते हैं पौधों को, जिसकी वजह से पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं आती। जो आप यूरिया डालते हैं फर्टिलाइजर, उसमें भी नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम डालते हैं पौधों को। तो जिस जमीन में कम मात्रा में नाइट्रोजन है वहां पर हमें यूरिया डालनी होती है, और आजकल हम हर एक फसल में हर बार नाइट्रोजन डाल रहे हैं। परंतु कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग अगर हम करें, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन आपको दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनसे हम फायदा ले सकते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता में भी मदद करेंगे। आपकी स्क्रीन पर 2 नीले हरे शैवाल हैं, एनाबिना नोस्टॉक, जिनका चित्र आपको दिखाया गया है। ये ऐसे जीवाणु पानी में, खासकर धान के खेतों में, ऐसे जीवाणु काफी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन स्थिर करके देते हैं हमें। तो एक और यूज हो गया मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अगला है पर्यावरण का शुद्धिकरण, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि यदि फल और सब्जियों के कचरे को अपघटित ना किया जाए तो क्या होगा, उनके कचरे के ढेर लग जाएंगे हमारे आसपास। जैसे पॉलीथीन जो है उसको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकते, अपघटित नहीं कर सकते, तो पॉलीथीन के ढेर हैं और वो हमारे लिए, उसके लिए हमें स्पेशल प्रयास करने पड़ते हैं। तो 2 प्रकार की चीजें होती हैं, 2 प्रकार के कचरे होते हैं, एक जैव निमनकरणीय और एक अजैव निमनकरणीय, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है, जैव निमनकरणीय है, उसको बैक्टीरिया अपघटित करके, गला सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं जीवाणु। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो अजैव निमनकरणीय है, उसको मिट्टी में नहीं मिला पाते बैक्टीरिया, तो वो हमारे लिए कचरे का स्रोत हो जाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कांच है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। परंतु कभी आपने ये सोचा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो भी समस्या हो सकती है? कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, उनको जीवाणु अपघटित कर देते हैं। पर अगर ऐसा ना करें तो वो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा काम सूक्ष्म जीव हमारे लिए करते हैं, वो क्या? मृत पदार्थों का, अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा हमारे लिए करते हैं ये। इस प्रकार बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। हमने यहाँ पढ़े कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं ये जीवाणु, अपघटन करने में, रोग दूर करने में, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में, औषधि के रूप में, घरेलू पदार्थ बनाने में, औद्योगिक पदार्थ बनाने में। तो आज तक हमने इस वीडियो में इनके लाभ पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे हैं, ये आज हमें क्लियर हो गया कि ये हमारे दोस्त तो हैं।
क्या हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज तक जितना भी मैंने इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया है, वो आपने याद करने हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या क्या फायदे करते हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। धन्यवाद।